राइट। वी मस्ट हैव फिनिश द टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सब हमने फिनिश कर दिया था ना। हाँ yes, ma'am. ओके, so let's move forward with this. ओके, सो ड्यू टू द टारगर प्रेशर क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्लांट को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेशर, दैट पार्ट वी विल बी स्टार्टिंग टुडे। ओके, सो टार्जिडिटी, जब सेल टार्जिड होता है तो सेल के पास बहुत सारे पॉजिटिव अप्रोचेस ओपन हो जाते हैं। सेल प्लांट कैन डेवलप सो मेनी थिंग्स, मतलब जो उसका स्ट्रेंथ है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टार्जिडिटी। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप प्लांट्स को, स्पेशली इन द डेज ऑफ द समर्स, you must have seen them, then when you are not watering them continuously, means regularly, not continuously, if you are not watering them, then you must have seen them कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर नॉट स्टैंडिंग इरेक्ट। उनके बहुत सारे जो पार्ट्स पे आप देखोगे कि विल्टिंग हो जाता है, मतलब झुक जाते हैं। लीव्स को आप देखो इस तरीके से बेंड हो जाएंगी, ठीक है। स्टेम जो है वो इतना बोलते हैं ना स्टर्डी नहीं रहेगा, एकदम स्ट्रेंथ वाइज खड़ा नहीं रहेगा, वो झुक जाएगा। स्पेशली आपके घर पे जब वेजीज आते हैं, जो वेजिटेबल्स आते हैं, आपने समर्स के वेजिटेबल्स को मार्क किया है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव एनी लाइफ, दे आर जस्ट डेड। हैव यू सीन देम? Yes, ma'am. ओके, सो कभी सब्जी खरीदने गए हो तो अभी ध्यान देना। बेसिकली इन द मॉर्निंग एवरीथिंग इज सो फ्रेश, एवरीथिंग इज सो गुड, it's completely all right, and you must have seen them that the vendors are keep on sprinkling water on the veggies they are selling. Have you seen that? Yes, ma'am. ठीक है, स्प्रिंकल करते रहते हैं क्योंकि वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, जो वेजीज है वो सारा मुरझाया हुआ दिखेगा, एंड नोबडी इज गोइंग टू बाय देम। सो टार्जिडिटी जो है वो सेल को एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर फॉर्म देती है एक प्लांट को, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग। सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सॉफ्टवेयर टिश्यूज, लीव्स, जो सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, सभी को रिजिड, रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग बनाती है, एकदम इरेक्ट खड़े रहने की ताकत देती है। दैट इज व्हाट द टारगर प्रेशर इज, ठीक है। देन हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड सरफेसेस। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, और आपने कभी किया भी है जीवन में कि नहीं। आपका वैसे भी जीवन बहुत छोटा सा हुआ है, फिर भी ठीक है। अगर आप लोग ने कभी सीड्स मिट्टी में डाले हैं, तो अगर आप प्रॉपर गार्डनिंग के उसमें हो ना, तो जैसे सीजन वाइज जो हम गार्डनिंग करते हैं, जैसे कि अभी जब ठंडियाँ आती है तो बहुत सारे हम छोटी छोटी चीज़ें घर पे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मेथी हुआ, धनिया हुआ, ये सब हम घर में, आप थोड़ा सा सीड डालोगे ढेर सारा ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या होता है कि जो ड्राइड सीड्स होते हैं, ठीक है, जो ड्राइड सीड्स होते हैं, अगर आप उनको रात में ओवरनाइट सोक कर दोगे, अगर आप सोकिंग करोगे, तो वो जो सीड है वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। मतलब आप सोक करो और सोक करने के बाद उसको मिट्टी में डालो तो वो बहुत जल्दी जर्मिनेट होगा। द रीजन इज कि सबसे पहले तो द वाटर इट रिक्वायर्स, जो उसको वाटर रिक्वायरमेंट है वो सोकिंग की वजह से वो पूरा फुलफिल कर लेगा। नॉर्मली क्या होगा, अगर आप ड्राइड, एक तरफ आप ड्राइड सीड्स लो, एक तरफ आप सोक सीड्स लो, ठीक है, ड्राई सीड को भी आपने अंदर डाल दो और सोक्ड सीड को भी अंदर डाल दो, ठीक है। तो सोक जो सीड है, जो सोक हो चुका है पानी में, तो इट विल बी रेडी टू जर्मिनेट फास्टर एज कंपेयर टू द ड्राइड वन। द रीजन इज, ड्राइड वाला क्या होगा, पहले आसपास से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, खुद को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद उसमें से ये जो उसके शूट और रूट जो है वो जर्मिनेट होगा। बट सोक सीड्स में क्या होगा, ऑलरेडी वाटर बहुत सारा अवेलेबल है, जैसे ही उसको प्रॉपर प्लेस अवेलेबल होगी, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग द शूट पार्ट एंड रूट पार्ट। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes. ठीक है, तो हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड सरफेस, ये क्या बता रहा है कि जब आप मिट्टी में ये सीड्स को डालते हो
तो शूट जो है उसको ये सरफेस को ब्रेक करके ऊपर आना है, और रूट को जो है वो ये सरफेस के अंदर जगह बनाते हुए पूरी जगह पर स्प्रेड करना है खुद को। तो उसे पुश करना पड़ता है, काफी सारा स्ट्रेंथ चाहिए ये सॉइल पार्टिकल्स को पुश करने के लिए। तो ये टर्गर प्रेशर ही है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसाइड द सेल हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड सरफेसेस, ये हार्ड सरफेसेस को पुश करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट पार्ट यू शुड कंसिडर। देन इन रूट सेल्स बिल्ड्स अप द रूट प्रेशर। अच्छा, रूट सेल्स जो होते हैं, आपका जो रूट है उसके अंदर जो भी सेल्स है, तो रूट के अंदर एक रूट सेल्स के अंदर रूट प्रेशर डेवलप करना मतलब रूट के अंदर इतना पानी एब्जॉर्ब करना कि वो जो वाटर है वो सीधा के सीधा वर्टिकली शुड राइज, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वाटर को नीचे की तरफ पुल कर रहा है। बट अगेंस्ट दैट ग्रेविटेशन अगर फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा तो पानी जो वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज नहीं होगा। तो वो राइज करने में कौन हेल्प करता है, रूट प्रेशर। इज दिस पार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, सो दैट ये टारगर प्रेशर डेवलप करवाता है रूट प्रेशर, रूट में इतना प्रेशर जनरेट करता है कि वो वाटर पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ पुश करने लग जाता है। ठीक है, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यस बेटा, इससे रूट प्रेशर की वजह से मतलब सब मिनरल्स मतलब सब लीफ के पास में जा सकता है। यस यस, एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जब रूट जो है सॉइल में है, अब सॉइल में ऐसा तो नहीं है कि इस साइड वाटर है और इस साइड मिनरल्स है, वो तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के फॉर्म में है ना पूरा, है ना, वो तो मिक्स्ड है। यू कैन नॉट सेग्रीगेट द वाटर एंड द मिनरल्स, या यू कैन नॉट सेग्रीगेट दैट कि भाई मुझे अभी से सोडियम सोडियम चाहिए या पोटेशियम पोटेशियम चाहिए, या मुझे अभी और किसी का मूवमेंट तो सभी चीजों का हो रहा है, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, कंपाउंड सॉल्यूशन है। तो ये जो भी सॉल्यूशन है उसको अंदर लेना। अच्छा, वाटर है तो थ्रू ऑस्मोसिस, मिनरल्स है तो पैसिव और एक्टिव फोर्सेस के थ्रू वो अंदर ट्रैवल करता है। अब वो सेल डिसाइड करता है कि मुझे किसको कैसे अंदर ले जाना है। ठीक है, बट ये जो एंट्रेंस है वो पूरा सॉल्यूशन बेस्ड ही होता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Okay, so that part you should know. And then the next one is regarding this is root cells builds up the the opening and the closing of stomata. अच्छा, इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट चैप्टर तक थोड़ा सा होल्ड करना चाहती हूँ बेटा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इट डू हैव द थियरी रिगार्डिंग दिस स्टोमेटा मैकेनिज्म। बट अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा देती हूँ कि आपको ये समझना है कि जो स्टोमेटा होता है इट इज बेसिकली काम करता है ऑस्मोसिस जैसे रिलेशनशिप में। ठीक है, तो दैट मीन्स सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है, लेट मी रफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ओके, नाउ दिस स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है उसमें आप ऑस्मोसिस का जो फंडा है वो पूरे अच्छे से ध्यान रखो। The reason is basically do understand what do you mean by actually stomata. तो स्टोमा का मतलब होता है पोर। ठीक है, एक्सक्यूज मी, स्टोमा मीन्स पोर। अब स्टोमेटा बनता कैसे है, तो सबसे पहले ये देखो कि दो किडनी शेप्ड सेल्स है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो है ये इनके किडनी शेप की वजह से एक बीच में जगह क्रिएट होती, ओपनिंग क्रिएट होती है, जो है पोर, जिसको हम बोलते हैं स्टोमा। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये स्टोमा है जो ये गार्ड सेल्स के शेप की वजह से
क्योंकि दोनों किडनी शेप्ड हैं, और जब दोनों ऐसे एडजॉइंट होंगे तो बीच में एक पैसेज, एक ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा, एक पोर क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम स्टोमा बोलेंगे। अब ये गार्ड सेल्स जब इस तरह की अलाइनमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। सो दिस इज हाउ द स्टोमेटल अरेंजमेंट इज देयर। अच्छा, अब उसके पास जो आसपास जो होंगे वो बाकी के सारे एपिडर्मल सेल्स होंगे। ठीक है, उसके आसपास जो सपोर्टिव सेल्स होंगे, all of them are the epidermal cells। अब आप क्योंकि टिश्यूज समझते हो इसलिए यू शुड अंडरस्टैंड दैट एपिडर्मल क्या होता है। एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल सेल्स की प्रेजेंस हो, तो ये जब पूरा इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। सो स्टोमेटा कोई टाइप ऐसी चीज नहीं है जिसको आप मतलब ड्रॉ कर सको, या व्हाट डू यू मीन बाय, जब अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा आता है तो आपको ये पूरा अलाइनमेंट ड्रॉ करना है। एपिडर्मल सेल्स बनाने हैं, गार्ड सेल्स बनाने हैं, और देन द स्पेस विच इज बीइंग क्रिएटेड दैट इज कॉल्ड स्टोमा, एंड द होल अरेंजमेंट इज स्टोमेटा। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो किस तरीके से काम करता है, दैट पार्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट अभी सिर्फ ये समझो कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स जो है वो गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो H2O को अंदर लेने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट? ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा तो H2O अंदर जाएगा, H2O ज़्यादा हो जाए, अगर सॉल्यूट कम हो जाएगा तो H2O को वापस बाहर रिलीज करना है। सो एंडो और एक्सो दोनों टाइप के ऑस्मोसिस की यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अब ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है उस वजह से क्या होता है कि बेसिकली जब दो चीजें हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, तो जब स्टोमा को खुलना है, ये स्पेस को अगर ओपन होना है, इस प्रोसेस को होना है, तो सपोज मैं एक स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रही हूँ। सी दिस, बेसिकली ये जो किडनी शेप्ड सेल्स होंगे। अच्छा, और दूसरी एक चीज हमेशा समझो, ये स्टोमेटा जो है वो पूरी तरह से, ये पोर जो है वो पूरी तरह से बंद कभी नहीं होता है, थोड़ा सा हमेशा खुला रहता है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज देयर। अब स्टोमेटा को खुलना चाहिए, खुलने के लिए क्या होगा, इसके अंदर प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होगा, और ड्यू टू द टर्गर प्रेशर, बहुत ज़्यादा टर्गर प्रेशर की डेवलपमेंट की वजह से ये जो रीजन है, दिस मच रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर किडनी सेल्स, जैसे आप वो खेलते हो ना, छोटे में आपने खेला होगा वो धनुष और बो एंड एरो बनाते हो आप लोग, तो आप जब स्ट्रिंग को खींचते हो तो आगे बो जो है वो कैसे आर्च वाली शेप का हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, बस उसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्ट्रिंग्स जो है वो इसको पुल करती है, पुल करने की वजह से ये जो शेप है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ऐसा। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। जैसे ही वो पुल करेगा इस पर्टिकुलर रीजन को, सो जैसे ये पुलिंग होगा तो ये क्या होगा, आर्क शेप फॉर्म होगा। जैसे ही आर्क शेप फॉर्म हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा। अब सिमिलरली ये स्ट्रिंग्स जब उसको रिलीज कर देंगे तो वो बैक टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन इट विल go, that is called closing, and this is opening while this is called closing। okay, अच्छा, ये पूरा जो mechanism है that based on a particular solutes like potassium and all that, वो हम next chapter में पढ़ेंगे। that's why I am not going in much detail right now। जस्ट ये समझो कि टार्गर प्रेशर, जो पानी की वजह से प्रेशर डेवलप होती है वॉल्स पे, उसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज होता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस। बोला कि ये जो गार्ड सेल जो ओपन होते हैं वो तो मतलब किसकी वजह से, जब मतलब वाटर गार्ड सेल के अंदर में घुसता है
यस, तो क्या है मतलब एंडोऑस्मोसिस। ये चीज तो मतलब एंडोस्कोपिक होगा तो मतलब वो फ्री क्यों पड़ेगा? दैट इज व्हाट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके ओके, दैट इज व्हाट यू विल लर्न, दैट बिकॉज ऑफ टार्जिडिटी सेल जो है वो अपना शेप मेंटेन करवाने की कोशिश करेगा। सो ओरिजिनल शेप इज दिस, so that is what the tendency of the cells है वो it will so that's why I said just hold on till the next chapter। एक पूरा एक थियरी है बेटा K plus ions का, Na plus ions का, so that part we will be following in the next chapter। okay, so that is what the opening and the closing of stomata में वो help करते हैं, Turger pressure। now last one is thigmotropism। अपूर्वा, यस मिस। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, समझ आ गया ना? हाँ मिस अच्छा, लेट ज्वाइन किया। हाँ लेट ज्वाइन किया वो मैंने देखा, बट आर हाँ यू मिस वो लॉगिन नहीं हो रहा, में लॉगिन नहीं हो रहा, इसलिए मोबाइल से लॉगिन कर दिए। ओके? इसको पीसी रीसेट कर दिए थे मिस, इसके पासवर्ड नहीं मिल रहा, मैं उसको नया अकाउंट उन लोगों को बोला था बनाने उसके लिए। ओके फाइन, बट आर यू ऑन द ट्रैक अंडरस्टैंडिंग? यस मिस। ओके गुड। और बाकी मेरे मौन व्रतधारी जो लोग हैं, सुप्रतिम, कृतिदेव, तुम जिस दिन जीवन में बोलोगे ना उस दिन जैसे मम्मा कैसे खुश हो जाती है बच्चे बोलते हैं फर्स्ट टाइम, वैसे मैं खुश हो जाऊंगी तुम लोगों की आवाज सुन के। ठीक है, कृतिदेव, सुप्रतिम, कम से कम हैंड रेस तो किया करो अगर बोलना नहीं चाहते हो। गुड, ठीक है कृतिदीप। यस यस मिस, अभी गुड मॉर्निंग हुई है क्या? नहीं मिस। अच्छा, एक क्लास अटेंड कर लिया ना? नहीं मिस आज नहीं था। अच्छा अभी नहीं हुआ, यही फर्स्ट है, तब तो पक्का अभी गुड मॉर्निंग हुई होगी कृतिदीप की। जिस तरीके से गुड मॉर्निंग बोले हैं ये दोनों जन, सुप्रतिम और कृतिदीप। ईशान, सुनाई दे रहा है? हाँ बोला, यस मिस। क्या हुआ, बोलने में कष्ट हो रहा है? ठीक है चलो, अच्छा है, उंगलियां तो हिलाई है कम से कम लिखने में। गुड। सो आर यू गेटिंग दिस? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। हाँ ठीक है, गुड। सो दैट वन यू शुड अंडरस्टैंड। एंड लास्ट वन इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब थिग्मो मीन्स टच, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब प्लांट्स जो है वो टच सेंसिटिव है। सो आपने आई थिंक वो प्लांट तो सुना ही होगा, मिमोसा, टच मी नॉट, ठीक है। तो आप टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही आप टच करते हो, इट विल शो यू दैट सेंसिटिविटी, दैट इट विल जस्ट गेट विल्टेड, तुरंत ही वो झुक जाता है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। अच्छा, इसमें आप डू अंडरस्टैंड हाउ द टर्गर प्रेशर इज बीइंग लॉस्ट व्हेन यू टच। सो सी दिस, मैं आपको एक बेसिक छोटा सा डायग्राम समझा रही हूँ। जो ये टच मी नॉट की लीव्स होती हैं, ठीक है, इनके जो आप ऐसा आपने देखा होगा कि क्योंकि टच मी नॉट को सब भी लोग परेशान करते हैं, हर कोई जाके जाके उसको टच करता ही रहेगा, करते रहेगा, वो बेचारा गिर जाएगा तो भी, ठीक है। बट यू मस्ट हैव सीन दैट ऐसा नहीं है कि वो हर टच को रिस्पॉन्स कर रहा है, फर्स्ट टच को रिस्पॉन्स देता है। रीजन इज इसके जो टिप पर है, टिप रीजन पर बहुत सारे वाटर का एक्यूमुलेशन रहता है, ठीक है, water accumulation is there, and this particular area will have the passage till the base of the leaf। इसके बेस पर यहाँ पर एक स्टोरेज एरिया रहता है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, ये एक्चुअली में ऐसा दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखोगे तब दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक स्टोरेज एरिया होता है, जैसे ही आप उसको टिप पर टच करते हो तो ये जितना भी वाटर है इट विल जस्ट मूव टू द बेस ऑफ द लीफ, एंड क्योंकि यहाँ पर हेवी हो जाएगा और यहाँ पर जो चीजें हैं वो एम्प्टी हो जाएंगी, द लीव्स विल डेफिनेटली विल्ट लाइक दिस। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू?
ठीक है, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ टच. Movement after some time what will happen, again this water will rise to this particular level. जैसे जैसे राइज करता जाएगा वो अपने वापस अपने शेप को मतलब अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर वापस आ जाएगा. सो दैट्स वाई जब आप फर्स्ट टाइम उसको बॉदर करते हो तब वो आपको थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच सेंसिटिविटी शो करता है. अब उसको आप बार बार करोगे तो उसके पास यहाँ पर सेंस रिसीव करने की कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी वजह से वो आपको शो करे. ठीक है, सो एंड यू मस्ट हैव सीन, अगर आप उसको बार बार ये चीज़ बॉदर करते हो आफ्टर सम टाइम दैट सेंसिटिविटी फ्रॉम दैट प्लांट इज completely lost and that will lead to the death of the plant. So that you should understand regarding this mimosa, touch me not. So that shows थिग्मोट्रोपिज्म, वो सेंसिटिविटी दिखाता है टच के, और वो टच जो है वो रिसीव कौन करता है, वाटर, and that water is developing the turgor pressure on that particular leaf. Is this part is clear to you? Yes. Okay. हाँ, कुछ पूछ रहे थे अभिजीत? डिफरेंट टाइप का लीव्स में डिफरेंट टाइप का टर्गर प्रेशर होगा. यस देयर मे बी, बिकॉज देखो आपने जो आप लीफ टच सेंसिटिविटी की अगर बात करते हैं बेटा, तो सारे प्लांट्स के लीव्स जो है वो सेंसिटिव नहीं है, थिग्मोट्रोपिज्म नहीं शो करते. इट्स ओनली द टच मी नॉट विच इज वेरी मच फेमस एंड अवेलेबल इजीली दैट शोज दैट थिंग. एम आई राइट? हम टर्गर प्रेशर का बात यस, टारगर प्रेशर. हाँ, टारगर प्रेशर जो है वो सभी लीव्स, सभी प्लांट्स, सभी टाइप के पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स का भी अलग अलग हो. ओके मैम. ठीक है, द थिंग इज यू मस्ट बी अवेयर दैट प्लांट्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. तो जैसे मैं बताती हूँ हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है. यस मैम. तो हर्ब्स जो होती है उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, वो ग्राउंड से बहुत पास होते हैं. यस मैम. ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. ठीक है, और श्रब्स जो होते हैं वो इन बिटवीन हर्ब्स एंड ट्रीज है, मतलब मीडियम हाइट के होते हैं, 8 फीट 6 फीट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. वाइल ट्रीज आर वेरी टॉल. तो सभी का जो मेंटेनेंस ऑफ दैट रिजिडिटी है वो डिफरेंट है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो सभी के अंदर टारगर प्रेशर की जो स्ट्रेंथ है और टारगर प्रेशर की व्हाट यू कैन से, इफ यू कैलकुलेट इट देन इट विल शो यू द डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंगली. Got it? Anything else regarding this? गुड. सो दैट इज व्हाट द, इसलिए टारगर प्रेशर मतलब पानी की ज़रूरत प्लांट को इसीलिए है कि वो ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर सके स्पेशली. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा, अभी मैं फिर भी आगे बढ़ने से पहले एक बार और पूछ रही हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर्स, टारगर प्रेशर, सॉल्यूट से डेवलप होने वाले प्रेशर, सभी चीज़ क्लियर है आप लोगों को? यस मैम. गुड. ठीक है, अपूर्वा कोई कंफ्यूजन? नो मैम. गुड. प्रीति, सुप्रतिम कहाँ चला गया? प्रीतिदीप तुमको कुछ, ईशान कुछ कंफ्यूजन? नो मैम. सुप्रतिम, ओके. कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, टारगर प्रेशर, सॉल्यूट से डेवलप होने वाले प्रेशर से? कोई इन सब टॉपिक्स में सब क्लैरिटी है ना थॉट्स में? मैं समझ गई. सुप्रतिम को पूछ रहे हैं. सुप्रतिम आवाज आ रही है? हेलो. हाँ हेलो, बोलो. मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ, कोई बात नहीं, बाकी सब चीजें समझ आ रही है ना?
ठीक है, चलो नेट प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद आगे का देखो। नाउ सी दिस, रूट हेयर से जाइलम तक जाना पानी को, ठीक है। सो इट टेक्स अ लॉट मेनी थिंग्स। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो अभी आपके सामने, ठीक है, ये रूट का सेक्शन है, इसको बोलते हैं सेक्शन। सो हाउ यू टेक द सेक्शन इज, ये आपने रूट के लीव्स, रूट जो है उसके चिप्स कट किए हैं, ठीक है। मैंने काटे, जैसे आप सैलेड कट करते हो ना कुकुम्बर वगैरह को, बस उसी तरीके से रूट के भी चिप्स बनाने हैं। और सबसे पतला वाला जो चिप है उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यू सी दिस, ये अभी आपको इतना डिटेल स्ट्रक्चर ये नहीं पढ़ना है, बस आपको समझना है। तो सी दिस, देखो रूट हेयर से जो है वो, क्योंकि सॉइल के अंदर है और उससे जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, it takes lot of area to pass through this region and then it reaches to the xylem। तो xylem ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना यहाँ से कैसे भी आके इसको अटैच हो गया, it is somewhere very much particularly arranged and cell by cell जो है water travel करेगा till it reaches the xylem। So this is the place where the xylem is present and this is the place where water intake should be there। Is this part is clear to you? Yes. आपके बुक में एक डायग्राम दिया है 4.13, दिख रहा है? सेम डायग्राम, मैंने इसको थोड़ा सा इलेबोरेटेड है, बस वो ही आपके सामने रखा हुआ, ठीक है। सो दिस रीजन, ये जो रीजन है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपी मतलब बाहर, एपी मतलब आउटर, ठीक है। तो एपिडर्मिस ये रीजन है, एपिडर्मिस, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला रीजन देख रहे हो आप ग्रीन सेल्स का, ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस मतलब अंदर वाला लेयर, डर्मिस मतलब स्किन। सो आउटर स्किन एंड इनर स्किन, ये जो है वो प्रोटेक्शन के लिए सेल्स होते हैं। दे डिसाइड everything that what should come inside and what should be allowed to move, that is what you have to understand। so this one which is circularly arranged is endodermis, इसको हम endodermis बोलेंगे। और ये है epidermis, एपी मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। is this part is clear to you? ठीक है। सो आपके डायग्राम में देखो एंडोडर्मिस दिखाई देगा आपको, दिख रहा है? और उसके बाद तुरंत ही एक और लेयर ऑफ सेल्स है, दैट इज कॉल्ड पेरीसाइकल। इज इट देयर? डिटेल में नहीं है, बस तो मतलब एंडोडर्मिस और उसके बाद वाला जो लेयर है वो हाँ, मतलब वही डायग्राम में पेरीसाइकल देख रहे हो? नाम इसका कोई लेवल नहीं है, इस पेरीसाइकिल भी नहीं, बस एक ही है। टेक्स्ट बुक में 4.13 में पेरीसाइकल नहीं है बेटा? इस एंडोडर्मिस से उसके बाद वाला जो लेयर है वो नहीं, ठीक से मतलब नहीं। अच्छा, आई थिंक किसी टेक्स्ट बुक में शायद प्रिंटेड है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड। Okay, fine, leave it. But the thing is, you should understand that entry of water and minerals is not like कि भाई के प्लांट के अंदर घुस गए तो आप कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। All of them are very much restricted, बहुत selectively ये सब कुछ अंदर जाता है and it reaches till xylem and phloem। So this is how it is being moving inside the plant। Okay, so root hair से start किया है जर्नी और xylem तक पहुंचना है। That is what you have to understand with this particular diagram, and that this is all because of the ये जो है वो हो रहा है, ये रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। एक इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि वाटर जो है वो अपने आप आगे मूव होने लगता है, ठीक है। अनदर थिंग रिगार्डिंग दिस इज दैट, ये रूट प्रेशर की बात हो रही है तो आप एक और चीज़ समझो, आपने देखा होगा
कि कई बार अगर आप जब प्लांट्स को स्पेशली आपने ये आपने नेल से या आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है तो आप ट्रीज को या प्लांट्स को डैमेज करते हो मतलब उसके स्टेम को कभी कभी छील देते हो नाखून मार के या पेन से या की चेन से, देखा है आपने? करा भी होगा, ठीक है। द थिंग इज when you are doing this you must have be observing that whenever you are squeezing the outer सबसे बाहर वाली लेयर को आप जब थोड़ा सा टेंडरली बहुत ज़्यादा उसको डैमेज करना शुरू करते हो तो एक छोटा सा एक लिक्विड ड्रॉप्स के जैसे कुछ फॉर्म में जो बाहर आ जाता है या वो एरिया गीला हो जाता है। हैव यू सीन इट? यस मैम। ठीक है। या कहीं मत देखो, घर पे ही देखो, घर पे जो वेजीज आते हैं जब आप उनको फ्रेश वेजीज को जब कट करते हो तो फर्स्ट उसमें वो देखा वो थोड़ा सा ऑरेंज जो है वो हेलो, हाँ, थोड़ा सा लिक्विड ऊज आउट करता है ना, लिक्विड ऊज आउट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। उसे क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। जैसे आपको खून निकलता है वैसे ही। तो प्लांट्स के आप टिश्यूज को डैमेज करोगे तो वाटर जो है वो ऊज आउट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। एंड दिस ये ब्लीडिंग जो है वो रूट प्रेशर की वजह से ही होती है। प्लांट्स इतना ज़्यादा प्रेशर से अंदर पानी को होल्ड किया रहता है जाइलम के वो आसपास के सेल्स को डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एंड इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके, हाँ मैम जैसे अभी तुरंत पेड़ से आम तोड़े और जो लिक्विड निकलता है उसका ऊपर वाला पार्ट वही ना? हाँ, आम तोड़े तो बहुत आम खा रहे हो। जो वो आप जब हाँ उसको जब ऐसे डायरेक्ट प्लांट से जब तोड़ते हो तो एक टिप पे देखना एक फॉर्मेशन ऑफ हल्का सा स्टिकी स्टिकी सा लिक्विड रहता है। वही दोनों सेम ही है ना? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द आपने फ्रूट तोड़ा है तो थोड़ा सा टिश्यू डैमेज है, बट ब्लीडिंग इज समथिंग जो आप सरफेसेस को जब स्क्रैच करते हो और थोड़ा सा पानी जैसा बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। इज दिस पार्ट इज क्लियर नाउ? फाइन। सो दैट इज रूट प्रेशर जो है वो वाटर को इंटैक्ट रखता है प्लांट के अंदर। विदाउट रूट प्रेशर दैट इज नॉट पॉसिबल। Okay, now हेलो मैम। hello, okay, fine. Okay, so that is what you have to understand regarding bleeding. Then you see the guttation. Guttation मतलब क्या है? ये चीज देखो, जैसे कि ग्रास आपने स्पेशली गार्डन में अगर कभी ऑब्जर्व किया है, इन अर्ली मॉर्निंग जब एकदम धूप आई नहीं होती है और ठंडियों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ग्रास के टिप पर वाटर ड्रॉपलेट की इस तरीके से अरे वहाँ पर हैंग रहता है वाटर ड्रॉपलेट, देखा है? Is it audible? मिस ड्यू मिस वो तो ड्यू एटमॉस्फेयर से होता है, बट दिस ड्रॉप्स जो प्लांट प्लांट खुद ऊज आउट करता है। ठीक है, प्लांट ऊज आउट करता है, कैसे करता है?
कि स्पेशली जो छोटे छोटे हर्ब्स हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं है उन प्लांट्स में, क्योंकि रूट प्रेशर जो डेवलप होना चाहिए वो इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत सारा जो वाटर इनटेक जो है वो प्लांट के अंदर एक्सेसिव हो जाता है। तो प्लांट क्या करता है, स्पेशली एट द नाइट और अर्ली मॉर्निंग, उस वाटर को है जो अपने अंदर से निकालने की कोशिश करता है। सो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू सी दिस, क्रिस्टल क्लियर वाटर जो है वो उससे ऊज आउट होगा and it will hang and it will be released through that particular region, यहाँ से हट जाएगा। that is called guttation। ये जो loss of excessive water है इसको हम बोलते हैं guttation। is this part is clear to you बेटा? तो लॉस ऑफ वाटर तो मतलब ट्रांसपिरेशन से भी होता है, तो ये क्या अब ओके, ट्रांसपिरेशन जो है, सी दिस, ट्रांसपिरेशन किसके वजह से होता है, लीव्स के वजह से। लीव्स में किस चीज, कौन ट्रांसपिरेशन करवा सकता है, स्टोमेटा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशनल पुल अलग चीज है, क्योंकि वो हम ज्यादातर जब ट्रांसपिरेशन बात करते हैं तो हम बड़े प्लांट्स, उनकी लीव्स, उनके अरेंजमेंट, उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं। और गटेशन, हाँ जहाँ से पानी निकलता है वो, हाँ, और गटेशन जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स में एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने का तरीका है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन अलग चीज है। गटेशन में क्या हो रहा है, जो छोटे प्लांट्स हैं, क्योंकि रूट प्रेशर से बहुत सारा पानी जो है उनके अंदर आ जाता है और उसे उस पानी को वो एक्सेसिव हो जाता है तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दैट फिनोमिनम इज कॉल्ड गटेशन। नाउ इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Clear? Yes. Fine. So that is what you have to understand regarding the guttation. So guttation जो है वो एक प्रोसेस है टू रिमूव एक्सेसिव वाटर। ट्रांसपिरेशन जो है वो एक तरीके का फोर्स है जो डेवलप करता है पानी को ऊपर खींच देना। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes. गुड। सी दिस, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सभी एब्जॉर्ब होते हैं, सेल्स के थ्रू जाते हैं और इट रीचेस टू जाइलम एंड इट मूव्स आउटवर्ड। ओके, नाउ यू कैन सी ये जो इतने सारे कलर के पैसेजेस हैं, बहुत सारे एरिया से जो है पानी ऐसे ही पास नहीं होता है बेटा। पानी जब वाटर जब ट्रैवल करता है इट टेक्स आउट, क्योंकि वाटर प्योर वाटर नहीं प्रेजेंट है ना सॉइल में, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। So this, when it is present in the form of solution, when it goes inside, so it doesn't have such a easy passage to move till here. It has to move through here also, it has to move through here also. So this is how it will be traveling 1 2 3 4. This is how it the cells will be hello. Yes, because Okay, so to travel through this particular section, अगर इधर से ट्रैवल करने की ज़रूरत है तो हमें पता है कि सॉल्यूट्स भी होंगे, सभी कुछ होंगे, तो सभी इतना इजीली पास ऑन नहीं हो जाते बेटा। कुछ को ये रूट सेलेक्ट करना पड़ता है, कुछ को इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ता है, कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे जाते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एवरीथिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ पैसेजेस टू to make the things travel from one cell to another. Okay, everything cannot travel like this straight easily till xylem.
So everything reaches with a convenient option or convenient way to the xylem. Is this part is clear to you? Yes. Okay, this is what you have to understand. See, experiment to show roots absorb water. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो देख रहे हैं कि भाई रूट कैसे एब्जॉर्ब करेगा. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस इज, दो ट्यूब लेना है हमें, एक एम्प्टी और एक जो है वो जिसमें हमने प्लांट को रखा है. अच्छा, एक चीज़ को समझो, जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट को करते हो ना बेटा, तो साइंस में हमेशा प्रूफ चाहिए. You should give a proper explanation to whatever experiment you are performing. ठीक है, तो एक ट्यूब जो है वो हमने एम्प्टी रखा है. एम्प्टी क्यों रखा है? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि कोई और तरीके से वाटर लॉस नहीं हो रहा है. वाटर लॉस जो है या वाटर जो खत्म हो रहा है वो सिर्फ एक ही तरीके से हो रहा है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सी, सो वी हैव टू ट्यूब्स ओवर देयर और हमने उसके अंदर पानी भर दिया और उसके सरफेस को ऑयल से कवर कर दिया. अब डेफिनेटली ऑयल की प्रेजेंस है तो जो एनवायरमेंटल इवापोरेशन होना चाहिए वो कम हो जाएगा. ऑयल अगर सरफेस का ऊपर है तो जो एनवायरमेंटल लॉस है, एनवायरमेंटल इवापोरेशन है, जो नॉर्मल वाटर लॉस है इस पर्टिकुलर कंटेनर से, वो सभी के सब जो है वो कम हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा. हेलो, okay, fine. So see this, that when you are putting this type of particular plant in this, तो अब जो एब्जॉर्प्शन है यहाँ से पानी का वो तो सिर्फ रूट ही कर सकते हैं ना. हाँ, इस ट्यूब में कोई भी तरीका है वाटर लूज करने का? नहीं. तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना बेटा, ऐसी यूनिट को रखने को हम बोलते हैं कंट्रोल. ये एक्सपेरिमेंटल ट्यूब है, एक्सपेरिमेंटल ट्यूब बोलेंगे, और इसको कंट्रोल बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल या स्टैंडर्ड. मतलब कंट्रोल इसलिए रखा जाता है कि जो आपको बता सके कि जो चीज हो रही है वो इस प्लांट की वजह से हो रही है, खाली और किसी तरीके से यहाँ पर से वाटर लॉस नहीं हो. सो दिस इज आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है. द रीजन इज दिस पर्टिकुलर प्लांट इज परफॉर्मिंग द ट्रांसपिरेशन वगैरह सब कुछ इसमें हो रहा होगा. सो ड्यू टू दैट this particular tube is losing water. Understood this part? ठीक है. अच्छा, अभी और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट है जो ये चीज बताते हैं कि भाई जाइलम या मतलब प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो कैसे कर रहा है? सी दिस, ये एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो साइड वाला, इसमें हमने क्या किया है, जो पानी को है ना कलर कर दिया, अलग अलग कलर्स, नॉर्मल डाइज है. ठीक है, और आप फिर प्लांट को अगर रख दोगे ना तो थोड़ी देर मतलब 6 to 7 आवर्स बाद जो लीव्स है ना वो उस पर्टिकुलर कलर की हो जाएंगी जो उस कलर का इसमें वाटर है. अंडरस्टूड दिस? द रीजन इज कलरफुल वाटर का अपटेक हो रहा है और लीव्स तक पहुंच रहा है, तो लीव्स भी जो है वो उसी कलर की हो जा रही है. तो ये प्रूफ करता है कि हाँ भाई ट्रांसपिरेशन जो है वो रूट्स की वजह से होता है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? गलत ही है ना, मतलब ये तो नकली है ना, क्योंकि पूरा का पूरा रेड थोड़ी हो जाएगा.
क्या हुआ बेटा? चोरी हो जाएगा। हो जाएगा, आप करके देखना घर पर, ठीक है। एक जैसे प्लांट्स ले लेना, 3 कंटेनर, 2 कंटेनर, आपके पास जितने डाइज हो। जैसे वो फूड वाला डाई नहीं आता है, जो फूड कलरिंग एजेंट्स आते हैं, देखा होगा ना, फूड में डालने वाले डाइज आते हैं। हाँ, तो वो डाई यूज करना है, क्योंकि वो वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा और वो ही अपटेक होगा। तो वो ये प्रूव कर रहा है कि हाँ भाई, पानी ही अंदर जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये एक और एक्सपेरिमेंट है, वन ऑफ द अदर एक्सपेरिमेंट विच इज प्रूविंग दिस। अब बहुत सारे चीजें बेटा डाउट्स करने के लिए, जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जाइलम ले रहा है या फ्लोएम ले रहा है, तो जाइलम फ्लोएम का भी टेस्टिंग होना चाहिए कि अगर जाइलम हटा देते हैं तो क्या हो रहा है, फ्लोएम हटा देते हैं तो क्या हो रहा है। सी दिस, ठीक है, वाटर इज कंडक्टेड थ्रू जाइलम ओनली। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या दिखाया है कि ये नॉर्मल प्लांट है, इसमें हमने जाइलम को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किया है फर्स्ट वाले पिक्चर में, बट सेकेंड वाले पिक्चर में देखो कि जाइलम को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, और वाटर जो है वो प्लांट को जो है वो पानी में खड़ा कर दिया है। अब क्योंकि वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट नहीं है, तो सेकेंड वाले डायग्राम में देखो लीव्स जो है वो सूख गई हैं, और इस फर्स्ट वाले उसमें लीव जो है वो स्टर्डी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू शो वाटर इज कंडक्टेड थ्रू जाइलम ओनली। नाउ फ्लोएम जो है वो, ये तो हमने यूनिडायरेक्शनल तो प्रूव कर दिया, बाई डायरेक्शनल जो है वो कैसे प्रूव करेंगे। सो दैट मीन्स लीव्स जो फूड बना रही हैं वो फूड जो है वो रूट्स तक पहुंचना ही चाहिए। तो फॉर दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज देयर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि जो फ्लोएम है नीचे से डिस्कनेक्ट कर दिया है, ओनली दिस मच पार्ट इज हैविंग दैट फ्लोएम। अब जो लीव्स है वो ये पर्टिकुलर फूड जो बना रही हैं, सी, जब फूड बना रही है तो वो नीचे की तरफ भेज रही है। अब क्योंकि इसके बाद फ्लोएम की प्रेजेंस नहीं है, तो फूड जो है वो इसी जगह पर एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, दैट इज वाई दिस मच पार्ट इज गेटिंग स्वेल्ड अप। So this is the thing. That is why it's labeled. Food is not being. फूड, हाँ, फूड नहीं पहुंच रहा है नीचे, ठीक है, श्रिवल्ड हो गया, बट दिस मच इज एरिया इज स्वेल्ड। सो दिस इज हाउ द फ्लोएम की भी एक बोलते हैं ना टेस्टिंग हो गई है, प्रूफ मिल गया है कि भाई फ्लोएम जो है उसका फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यू कैन सी ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, आप घर पे भी खैर जाइलम फ्लोएम तो आप रिमूव नहीं कर पाओगे, बट ये कलरफुल कलर वाला जो है, ये ऐसी सब चीज़ें आप जो है वो कई उसमें आप देख सकते हो, मतलब आप खुद परफॉर्म कर सकते हो। अंडरस्टूड दिस पार्ट? So these are the things regarding these particular experiments. Now see here. So forces promoting ascent of sap. Ascent of sap का क्या मतलब है? Movement of water against the gravitation. Ascent of sap का मतलब होता है movement of water, especially on the upward direction, against the gravitation is called ascent of sap. मतलब सिर्फ पानी नहीं है, it is full of minerals, it is full of nutrition and all that. सो ये जो एक सैप बनता है, एक जो टाइप पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है, इसको कौन से फोर्सेस प्रमोट करते हैं। तो हमने रूट प्रेशर तो देख लिया कि रूट प्रेशर जो है उसके वजह से एसेंट ऑफ सैप जो है वो फॉर्म होता है, और ये रूट प्रेशर की वजह से ही जो है जाइलम तक पानी पहुंचने में हेल्पफुल है, जस्ट बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। ओके,
देन कैपिलरी एक्शंस, कैपिलरी एक्शन मतलब ये चीज समझ लो बेटा कि बेसिकली जब आप प्लांट के अंदर कभी अगर आप जैसे लाइव हम अगर उसको स्टडी करते हैं तो यू कैन सी कि प्लांट के अंदर जो वाटर है उसका एक परमानेंट कॉलम जैसा बना रहता है। पानी जो है वो हमेशा कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा इन xylem or anything, the passage, whole passage which xylem has decided, आप एक पर्टिकुलर कॉलम की फॉर्मेशन हमेशा उस जगह पर देखोगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फोर्सेस, मतलब कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना नैरो पैसेज होगा, इफ द पैसेज इज नैरो, then capillary action या capillary force will be more. Understood this part? क्या हुआ? क्लियर? कैपिलरी एक्शन समझ आया बेटा? ठीक है, जितना नैरो होगा उतना ज्यादा कैपिलरी फोर्स ज्यादा होगा। अच्छा, आप जब स्कूल जाओगे ना तब अपने स्कूल में पूछना मैम कैपिलरीज दिखाओ, तो कैपिलरी जो होती है ना वो बहुत ही थिन ट्यूब्स होती है बेटा, बहुत ज्यादा थिन ट्यूब्स। इतनी थिन ट्यूब्स होती है कि उसमें फोर्स किस तरह से डेवलप्ड रहता है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ किसी भी लिक्विड में डालोगे ना तो वो अपने आप सक्शन क्रिएट करके उस लिक्विड को अपने अंदर ले लेती है। सो दैट मच स्ट्रेंथ इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नैरोनेस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कैपिलरी फोर्स। देन ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट में ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। एनवायरमेंट जितना ड्राई होगा, जितना हॉट होगा, तो क्या होगा कि प्लांट जो है वो वाटर लॉस ज्यादा करेगा। साइकिल की तरह चलते जाएगा बस। हाँ, तो ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। लीव्स में जो स्टोमेटा है उसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो वाटर जो है प्लांट लूज करता है। तो ऊपर से क्योंकि पानी जो है वो लूज हो रहा है, मतलब वो लॉस ऑफ वाटर इज देयर, सो उसको मेकअप करने के लिए एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को पुल करेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। अंडरस्टूड दिस वन? ठीक है, खींचता है पानी को। सिंपल है। आप जब कुछ कोई ड्रिंक को स्ट्रॉ से ड्रिंक करते हो, पीते हो, तो जैसे ही मुंह में खत्म हो जाता है तो आप और तेज ताकत लगा के उसको सक करते हो ना, ठीक है। सिमिलरली एनवायरनमेंट में क्योंकि एनवायरनमेंट ड्राई और हॉट हो गया है तो एनवायरनमेंट जो है वो प्लांट से वाटर को खींचने की कोशिश करता है एंड दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो। ये ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो पेड़ों से पानी ले रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट में वो मॉइस्चर जो है वो उसकी प्रेजेंस रहती है, इसीलिए जहाँ पर पेड़ होते हैं वहां पर हल्की हल्की ठंडक होती है। द रीजन इज द एनवायरमेंट जस्ट सक्स अप द वाटर फ्रॉम द प्लांट, और वो उस एनवायरमेंट को जो है वो हल्का उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन रखता है, इसलिए ज्यादा पेड़ होने से ठंडक रहती है एज कंपेयर टू द वन विच इज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। अंडरस्टूड दिस? बस एक चीज था मैं, हाँ, तो पेड़ कैसे रेनफॉल आता है? मींस लाइक डेजर्ट एरियाज में रेनफॉल इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन फैक्ट है। मींस लाइक कैसे कैसे फैक्टर है ये मींस रेनफॉल का? पेड़ ये जो पूरा साइकिल है ना बेटा, ये वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में नॉर्मली होता क्या है कि जो
जहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर भी प्रेजेंस ऑफ अच्छा फॉरेस्ट रीजन है या अच्छा ग्रीन रीजन है, तो वो क्या करता है, एक लेवल मेंटेन करता है ग्राउंड वाटर का, एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी का, और बाकी जो एटमॉस्फेयर में है बाकी सारे गैसेस का। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिर्फ पेड़ नहीं करते हैं बेटा, पूरा एक साइकिल है। जस्ट लेट मी गिव यू वन आइडिया, देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं एक वाटर रीजन बना रही हूँ, सी दिस। सी दिस इज द वाटर बॉडी। ये एक वाटर बॉडी है जिसके पास में एक लैंड रीजन है। सो दिस इज द लैंड एरिया। ओके, नाउ सी दिस। And here you have the plantation। ठीक है, अब ये पूरी चीज ये समझो बेटा कि आपने सोशल स्टडी या ज्योग्राफी में वो पढ़ा होगा ना, विंड फ्लो पढ़ा होगा। हाँ मैं पढ़ा था? विंड फ्लो होता है ना, एक वो क्रिएट करता है, एक साइकिल क्रिएट करता है। लैंड से पानी की तरफ हवा कब बहती है और पानी से लैंड की तरफ कब बहती है। जो मॉनसून विंड्स का होता है। फ्लो ऑफ विंड पढ़ा है ज्योग्राफी में? नॉर्मल विंड्स का वैसा नहीं होता, बट वो मॉनसून विंड्स का वैसा होता है, वो साइकिल होता है। दैट इज व्हाट मॉनसून कैसे आएगा। द थिंग इज, ये जो है बॉडी है, ये भी वाटर लूज कर रही है इन द एनवायरमेंट थ्रू इवापोरेशन। यस मिस। ठीक है, तो जब ये स्टीम क्रिएट करती है, जब स्टीम क्रिएट हो जाती है, तो वो स्टीम क्योंकि हल्की है, इट्स अ लाइटर इन नेचर, सो इट विल ट्रैवल टुवर्ड्स द लैंड। वो लैंड की तरफ ट्रैवल करता है वो स्टीम, और जब वो लैंड की तरफ आ जाता है तो क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट टेम्परेचर जो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, प्लांट्स। और ये जो रीजन है वो इस स्टीम को ठंडा कर देते हैं और रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके, सो डू अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है रेन के लिए, बहुत सारी। ये जो यहाँ जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो भी वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जा रहा है। जितना जल्दी इवापोरेशन होने के बाद जो मॉइस्चर है वो कूल डाउन होगा, उतनी ज़्यादा बारिश आएगी। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि राइज इन द टेम्परेचर शुड बी देयर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा ऑन द अर्थ। लो प्रेशर तो समझते हो ना? यस मिस। आपने कभी अगर न्यूज़ में मौसम की जानकारी ऐसा कुछ आता है, देखा है? तो हाँ, तो उसमें देखा होगा कि ग्लोब दिखाते हैं जिसमें विंड रीजन ऐसे ऐसे दिखाते हैं पूरा, कि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है वहां पर बारिश होगी ही। अंडरस्टूड दिस? यस मिस। ओके, ये आप एसएसटी में थोड़ा सा ध्यान दोगे ना आपके, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द एडहेशन। एडहेशन का क्या मतलब होता है? एडहेसिव। एडहेसिव वर्ड कहाँ देखा है आपने? एडिसिव में चिपकाने वाला ग्लू गम आता है। ग्लू गम, फेविकॉल्स। ठीक है, तो ग्लू का काम क्या है? दो चीजों को चिपकाना, दो अलग अलग चीजों को चिपका देना। एम आई राइट? चीज को चिपका, हाँ, दो अलग चीज को चिपकाना हाँ, नहीं होता है। तो एडहेशन, वाटर के पास एडहेशन पावर होती है। एडहेशन पावर मतलब क्या? कि जो ये प्लांट सेल्स हैं, इन प्लांट सेल्स के अंदर वाटर जो है वो स्टिक
रहता है, चिपक सकता है इन सब सेल्स से। और दैट एडेसिव पावर, जो ये एडेशन क्रिएट होती है, मतलब एडेशन मतलब फोर्स डेवलप्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ये वाटर और ये सॉलिड सरफेस, ये लिक्विड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है। दोनों सरफेसेस अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। इसे एडेसिव बोलते हैं। सिमिलरली वाटर के पास कोहेसिव फोर्स भी है। कोहेसिव मतलब एक जैसे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना। आपने कभी शायद घर पे आप ये चीज करते होगे, जब आपके टेबल के ऊपर पानी के 2-4 ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं, किया है? तो एक ड्रॉप को खींच के दूसरों से मिलाते हो, तीसरे से मिलाते हो, चौथे से, फिर पांचवे से, फिर वो ड्रॉप को बड़ा कर देते हो, किया है? Yes, ma'am. ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप किसी टिप से पानी के ड्रॉप को इसकी दूसरे ड्रॉप की तरफ लाते हो, तो आपको मिक्स करने में मेहनत नहीं लगती है। दोनों ड्रॉप्स जो हैं वो अपने आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एम आई राइट? Yes, ma'am. ठीक है। तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। को मतलब एक जैसे, कोहेसिव, एक जैसे पार्टिकल्स को का फोर्स अट्रैक्शन डेवलप होना। एडेशन मतलब दो अलग अलग टाइप के सरफेसेस का अट्रैक्शन डेवलप होना। सो वाटर के पास दोनों पावर है, एडेसिव फोर्स भी है, कोहेसिव फोर्स भी है। कोहेसिव से वो क्या करता है, एक वाटर ड्रॉप है, वो दूसरे वाटर ड्रॉप को अपनी तरफ खींच के रखता है। सो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो चेन में एक दूसरे के पीछे चलते रहता है, दैट इज कोहेसिव। और ये जो कोहेशन है उसकी वजह से, उसके बाद एक और है पावर दैट इज कॉल्ड एडेशन, जो सरफेस पे वाटर को चिपकने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। सो दीज टू फोर्स हेल्प द वाटर to move in upward direction easily. Understood this part? ठीक है। These are some of the forces which are promoting ascent of sap. ठीक है, ये हेल्प करते हैं पानी को ऊपर तक जाने में। Got the idea? Yes, ma'am. So this is the thing regarding this particular chapter. सिमिलरली फूड जब ट्रैवल करता है ना थ्रू फ्लोएम, तो वो जो ट्रैवलिंग ऑफ जो फूड है उसके लिए एक्चुअली कोई फोर्स की मेथड नहीं है। इट इज लाइक प्रोडक्शन जोन जो कि लीव्स हैं, और एक होता है स्टोरेज जोन। तो वो स्टोरेज जो है ज़्यादातर जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, सो दैट लीव्स जो है जो भी फूड बना रहे हैं उनको इजीली डंप कर सकें स्टोरेज एरिया में, जैसे कि रूट्स हुए वगैरह में, रूट्स, कुछ स्टेम के पार्ट्स या कुछ भी, तो वहाँ पर वो सीधे सीधे फूड को जो है वो इजीली डंप कर सके। तो एंड दैट इज टूवर्ड्स द ग्रेविटेशन। तो टूवर्ड्स द ग्रेविटेशन में उनको कोई नेगेटिव फोर्सेस डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मतलब वो खुद फेवर करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स खुद फेवर करता है फूड को स्टोर करना। लेकिन वाटर को क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ट्रैवल करना है, तो इतने सारे फोर्सेस का डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। अंडरस्टूड दिस? फाइन। एनीथिंग टू बी आस्क्ड टिल हियर? Are you sure? Yes. अभिजीत? Yes, ma'am. सब क्लियर है? आर्यन, ईशान, कृतिदीप, सुप्रति? फाइन। ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग शुड बी वर्किंग। सी नेक्स्ट जो चैप्टर है ना हमारा, वो ये सारे टर्म्स को डायरेक्टली यूज करेगा। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन में
ये सारे जो टर्म्स हैं वो डायरेक्टली यूज होंगे. सो एट दैट टाइम यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्म्स. मतलब रूट प्रेशर क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, कैपिलरी एक्शन क्या है, एडहेशन क्या है, कोहेशन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट हैं नेक्स्ट चैप्टर में. सो दैट चैप्टर इज बिट, वो भी चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आपको ऐसे ही लगेगा, मतलब it's bit heavy when you are reading botany. Botany is little bit of what you can say, कंपैरेटिवली इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो आपके अंदर नहीं हो रहा है ना, प्लांट्स के अंदर हो रहा है. सो थोड़ा सा इमेजिनेशन वाइड रखना. एंड ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, 6th चैप्टर तक थोड़ा सा ये जो काम है वो थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा. देन यू विल, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा तो उसमें प्लांट का थोड़ा इंटेलिजेंस वाला काम है. सो दैट पार्ट यू विल एंजॉय. बट ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में आपको दिमाग थोड़ा आराम से ठंडा रख के पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा व्हाट यू कैन से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट लिटिल बिट ऑफ बोरिंग. थोड़ा सा थियोरेटिकल है और एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हैं जो समझ, क्योंकि the limitation is that you cannot perform the experiment and I cannot show it to you. Okay, so that's the reason is theories पढ़ना ज़्यादा थोड़ा सा हो गया. Understood this part? ठीक है. और उसके बाद तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है जो आपको मज़ा ही आएगा पढ़ने में, आई थिंक. ठीक है. So till here if you don't have any doubts, go through the pages of this chapter. अभी ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ पूछना चाहिए तो पूछ लो, otherwise we will wind it up. ओके फाइन. वन मोर थिंग, आप लोगों का ये जो यूनिट टेस्ट का जो पोर्शन है, कोई भी चैप्टर पेंडिंग तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, क्या ये पढ़ा ही नहीं हमने, मैडम ने पढ़ाया नहीं है और टेस्ट में आ रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम? ओके फाइन. सो good, you can leave, and next class we will be, see, try to do the exercise of this chapter, जितना हो सके उतना करना. नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द डाउट्स. या अपूर्वा और ये जो सब लोग अभी लीव कर गए उनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है. टेल देम दैट कंप्लीट द एक्सरसाइज. लास्ट चैप्टर की नहीं कि सी व्हेन यू विल बी कमिंग हियर आई विल बी आस्किंग योर नोटबुक्स, और उस टाइम अगर मुझे लास्ट मिनट वाला काम दिखाओगे ना तो उसी नोटबुक से पटक के मारूंगी तुमको. इसलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा काम करना अच्छे से. सॉल्व जो भी क्वेश्चंस में डाउट्स होगा उनको छोड़ देना, हम उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे. अंडरस्टूड दिस पार्ट? नेक्स्ट क्लास में सो हैव अ हैप्पी वीकेंड एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, ma'am. Yes, goodbye.